नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी के हाथ से सड़कों से उनको हटाया जा रहा है। जो सड़कों पे आम लोग कार लेकर निकल जाते थे, धीरे धीरे उनकी सफाई की जा रही है। इस देश में जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, उसका हल ये खोजा गया है कि जो बड़े लोग हैं वो ही सड़कों पे काम चला पाएँ, जो गरीब लोग हैं वो सड़कों पे कार ना चला पाएँ। व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है जिसमें अब आम लोग जो मोटरसाइकिल से अपग्रेड करके कार चलाते थे, उनके हाथ से सारे विकल्प छिनते चले जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेरा अनुमान है, लेकिन जो डाटा कह रहा है, जो आंकड़े कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से देश में छोटी कार चलाने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक QR कोड स्क्रीन पर है, पेटीएम की तरह इसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं, और एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी काम आ सकती है। एक धन्यवाद बटन, थैंक्स बटन भी YouTube ने दिया हुआ है, एक हार्ट की शेप का, जिस पे डॉलर बना होगा इस वीडियो के नीचे, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। RC भार्गव भारत में कारों की दुनिया के, जो कार इंडस्ट्री है, उसके सबसे बड़ा चेहरा है। मारुति उद्योग के चेयरमैन और लंबे समय से चेयरमैन। और RC भार्गव जो है, उनका बयान आया है, और ये बयान इस देश के हालात की बड़ी सारी सच्चाइयाँ बयान करता है। और ये बयान कह रहा है कि छोटी कारें अब तेज़ी से उनकी बिक्री गिर रही है। 2019 में ये कारें, काम तो ये 2018 से ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन 2019 में भी ये कारें करीब 60% बिकती थी। यानी भारत में अगर 100 कारें बिक रही हैं तो 60 कारें छोटी होती थी। कौन सी वाली? सेंट्रो, ऑल्टो, नैनो 800 टाइप की छोटी छोटी कारें, हैचबैक जिसको कहते हैं, ये बिका करती थी। और धीरे धीरे इस देश में एक बदलाव आया। सरकार एक कानून लाती है कि कारें जो हैं उनको महंगा कर दिया जाता है। कारें कैसे कैसे महंगी हुई, इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन उसके साथ ही एक कानून और आता है, और वो कानून जो पुरानी कारें हैं उनको लेकर है। आपने देखा होगा, जो लोग नई कार नहीं खरीद पाते थे, वो 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी कार 1 लाख रुपए में, 50,000 रुपये में, 60,000 रुपये में, कुछ लोग 25-25 हज़ार रुपये में कार खरीद लेते थे। और इस महानगर की भीड़ भाड़ में, दिक्कतों में, वो भी सुख से दफ्तर जाने की संभावनाएं तलाशते थे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में कारों की संख्या बढ़ गई। अब कारों की संख्या बढ़ी तो 2-3 चर्चाएं बहुत हुई। दरअसल क्या है कि हिंदुस्तान का जो आदमी है ना, ये बड़ा नकचढ़ा है। जब उसके पास कुछ आ जाता है, मैं मिडिल क्लास को अक्सर ये बातें मिडिल क्लास के बारे में बोलता हूँ, मैं खुद भी मिडिल क्लास हूँ। जब उसके पास कुछ आ जाता है तो दूसरे लोगों को तुच्छ नज़र से देखता है। तो लोग कहते थे अब EMI आ गई है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग कार लेके सड़क पर निकल पड़े हैं। 3-3, 4-4 लाख की कार आती है, इस चक्कर में भीड़ पड़ गई है। यानी कार चलाने का अधिकार तो उसे होना चाहिए जिसके पास 10-15 लाख रुपए कार के लिए हैं, वरना नहीं होना चाहिए। ये सोच आपने भी सुना होगा लोगों से। इसी तरह से कार का क्या है, 50,000 की कार खरीद लो, सड़क पर निकल जाओ। दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक गुंडा टाइप का आदमी था, लेकिन बेहद डरपोक। मैंने गाड़ी पार्क की और वो गाड़ी से करीब 4-5 इंच आगे खड़ा हुआ था। वो जब तक खड़ा हुआ था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे उसकी नज़र पीछे पड़ी तो उसने देखा कार, वो डर गया। उसे लगने लगा कि इस गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी, मुझसे झगड़ा करने लगा। तो उसने जो डायलॉग बोला वो यही था, 50-60 हज़ार की कार लेके आप निकल आए हो और यहाँ पे आप हमको धमका रहे हो। तो एक सोच है कि आदमी पुरानी कार खरीद लेता है, 50-60 हज़ार की, सड़क पर निकल जाता है। तो सरकार ने क्या किया, पुरानी कारों को ही हटा दिया। 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कारें फेंक दो कबाड़े में।
पेट्रोल कारें हटा दो, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, किस तरह के गणित हैं, किस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताया था। दूसरा ये जो हुआ है, जो मैंने आपको बताया कारों का, कि सस्ती कारें अब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि सस्ती कारें भी महंगी हो गई हैं। महंगी कैसे हो गई हैं? मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्टील का दाम बढ़ा था, किस तरह से और रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं। हर चीज़ जो कार में लगने वाली है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि छोटी कार आप सड़क से तो हटा दोगे, लेकिन आप एक गलती बहुत बड़ी कर रहे हो। आप इस देश की सड़कों से छोटी कार नहीं हटा रहे हो। आप मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कार नहीं छीन रहे हो। आप भारत का पूरा कार इंडस्ट्री को क्रश कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तोड़ रहे हो। 10 साल के अंदर भारत की कार इंडस्ट्री की हालत बुरी होने वाली है। बुरी कैसी होने वाली है भैया? जो आदमी छोटी कार बना रहा है, वो मारुति उद्योग हो या हुंडई हो या दूसरी कंपनियां हो, वो भारत में छोटी कार क्यों बना रहे हैं? कभी सोचा? वो भारत में छोटी कार इसलिए बना रहे हैं कि भारत में छोटी कारों का बाजार है और यहाँ छोटी कार बनाएंगे यहाँ के लोगों के लिए, और फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। और इसीलिए दुनिया की जो छोटी कारों के जो सप्लायर्स हैं, उनमें जो प्रमुख सप्लायर्स हैं, उनमें से एक भारत है। अब अगर भारत में छोटी कारों की खपत कम हो जाती है, मारुति उद्योग के चेयरमैन कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये और कम होने वाली है, तो जो होने वाला है उसकी आप कल्पना करिए कि एक जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ, इकोसिस्टम कैसा, एक वातावरण बन जाता है। मान लीजिए आपने एक कार कंपनी खोली, तो आपकी कार कंपनी में कुछ लोग होंगे जो हॉर्न सप्लाई करते होंगे, उनकी एक फैक्ट्री होगी। कुछ लोग होंगे जो लाइट सप्लाई करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो स्पीकर सप्लाई करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो बम्पर बनाते होंगे। ऐसे सैकड़ों वेंडर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं कार कंपनियों को, उनके पैमाने के हिसाब से चीज़ें बनाकर, और उस इंडस्ट्री के अंदर, और उन्हीं से मिलके कार बनती है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर अगर स्लम्प आता है तो इस देश का पूरा कार का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है और ये सब कंपनियां लड़खड़ाने लगती हैं। और जब ये कंपनियां लड़खड़ाती हैं तो इनके लड़खड़ाने का जो सीधा मतलब है वो ये है, तो जब ये कंपनियां लड़खड़ाती हैं तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान का पूरा जीडीपी, और दुनिया जानती है कि भारत के जीडीपी में कार इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि ठीक है भाई, लोग बड़ी गाड़ी तो खरीद रहे हैं, उससे तो कार इंडस्ट्री चल जाएगी, लेकिन भारत में बड़ी गाड़ी खरीदने वाले जो लोग हैं वो केवल 30% हैं, और जो 10-15 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदने वाले 30% लोग हैं इस भारत के, उनकी गाड़ियां, उनके लिए जो गाड़ियां बन रही हैं वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कार कंपनी के बारे में बताता हूँ। वो भारत में जो 15 लाख की गाड़ी बनाती है उसमें कई जगह से कटौती करती है। उसने लोहे के पिलर को उस हाई स्ट्रेंथ वाले लोहे से नहीं बनाया, कई तरह से नहीं बनाया, क्योंकि भारत में उसे बेचा जा सके, भारत की बजट में लाया जा सके। भारत के बजट में लाने के लिए गाड़ियों के अंदर समझौते किए जाते हैं। एक कार कंपनी है, उसने अपनी जो स्टील की शीट होती है उसको इतना पतला बना दिया है कि उसको आसानी से घूसा मार के भी उसके ऊपर डेंट आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, और इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट जनता पे ट्रांसफ़र करने के बावजूद, कारों के दाम बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों को पड़ता नहीं पड़ रहा, पहली चीज़। दूसरा, भारत स्मॉल कार की हब तो है, पूरी दुनिया में स्मॉल कार तो यहाँ से जाती हैं, लेकिन बड़ी कारें जो हैं उनके लिए पूरी दुनिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जमी हुई हैं और पहले से उनका निर्माण कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। आप अगर साउथ कोरिया के मार्केट में जाएंगे तो उनके पास पहले से हुंडई है, पहले से किया है। जर्मनी में जाएंगे उनके पास फॉक्सवैगन है, उनके पास स्कोडा है। उनको आप कम्पीट नहीं कर सकते भारत से कारें बना के और एक्सपोर्ट करके, उनके घर में है। आपके साथ दिक्कत ये होने वाली है कि आप बहुत सारी गाड़ी और टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाएंगे। जो कंपनियां भारत में कार बना रही हैं उन कंपनियों को अगर वो 100% यहाँ बनाए, जो कि संभव नहीं है, तो भी उन कंपनियों को रॉयल्टी देनी पड़ती है बाहर की कंपनियों को। इतना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि छोटी कारें आपने ख़त्म कर दी, क्योंकि आपको सड़कों पर, ऐसा मेरा अनुमान है, एनालिसिस से गलत हो सकता है एकदम, सड़कों पे आपको भीड़ कम करनी थी।
तो धीरे धीरे छोटी कारें, एक फिलॉसफी और भी है इस छोटी कारों में ख़त्म होने के पीछे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो सड़कों पे भीड़ आपको कम करनी थी, तो आपने छोटी कारों की बिक्री घटा दी, उसको प्रमोट नहीं किया, उसको संरक्षण नहीं दिया। सरकार को नीति बनानी चाहिए थी उनको बचाने के लिए, उनको सहेजने के लिए, उस इंडस्ट्री की समस्याएं क्या हैं, कैसे दूर की जाएं, उपभोक्ताओं को क्या दिक्कत आ रही है, क्या सस्ते दाम पे लोन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अब तो लोन महंगा होता जा रहा है, तो गरीब आदमी तो वैसे ही लोन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि खाएगा कि कार चलाएगा। पेट्रोल डीजल अलग से महंगा हो गया है, तो कुल मिला के गरीब आदमी के तो उससे बाहर निकल गया। और इसका दूसरा नुकसान ये होने वाला है कि वो आदमी जब कार छोड़ के सड़क पे आ रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ मेट्रो का जाल है, वहाँ पे भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ मेट्रो की सुविधा नहीं है। आदमी कैब से नहीं चल सकता है। जो ओला उबर बहुत सस्ती कैब से, जो कंपनियां थी, एग्रीगेटर्स थे, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी एक एक राइड बहुत महंगी हो गई है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपके पास नहीं है, कैसे होगा? एक तरफ समाज पे असर, समाज के पास में गाड़ी आपने उनकी छीन ली, छीन क्या ली आपने, उनकी गाड़ी बचाई नहीं, ऐसे कह लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, और जो कार आप बाहर एक्सपोर्ट करते थे उस पर भी असर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ महंगी कारें हैं, और इस सब पूरे गणित को एक तरफ रख दें अगर आप, तो आपकी बात आके एक जगह और टिक जाती है, और वो बताती है कि इस देश में किस तरह से गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है। 10 लाख की कार बिक रही है, बिक पा रही है, 15 लाख की कार बिक रही है, बिक पा रही है। एक कार की 2 साल की वेटिंग है। महिंद्रा की XUV 700 की, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन की 2 साल की वेटिंग है। किया कारेंस की 72-73 हफ्ते की वेटिंग है। हर गाड़ी की लंबी लंबी वेटिंग है, यहाँ तक कि अर्टिगा और XL6 जैसी गाड़ियों को जिनको कोई पूछता नहीं था, उनकी लंबी वेटिंग है, क्योंकि महंगी गाड़ियाँ हैं। दूसरी तरफ छोटी गाड़ियों की खपत कम होती जा रही है। आप खुद सोचिए, और इस पूरे माहौल के बीच में आप खड़े हुए हैं, और यही बाइक में हो रहा है। 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर की बाइक खूब बिक रही हैं, 25,000, 30,000, 40,000 वाली बाइक नहीं बिक रही हैं। क्या हुआ? गरीब अमीर का भेद बढ़ गया। इसको कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी क्या होती है? कल्पना कीजिए, अंग्रेजी का के का शब्द, ये अंग्रेजी का के का डंडा है। ऊपर से यहाँ से आपकी पूरी जो ग्रोथ है वो गिरनी शुरू होती है। कोरोना काल दूसरी चीज़ों में जब यहाँ से रिकवरी होती है, तो रिकवरी पूरे समाज की एक साथ नहीं होती है, ये 2 तरह से होती है। अमीर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, गरीब नीचे की तरफ जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास नीचे की तरफ जा रहा है, मिडिल क्लास नीचे की तरफ जा रहा है। ये वो लोग हैं जो आपकी छोटी कार खरीदते हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी बाइक खरीदते हैं, ये वो लोग हैं जो सस्ते FMCG प्रोडक्ट खरीदते हैं, और ये वो लोग हैं जो महंगी कार खरीदते हैं, जो महंगी बाइक खरीदते हैं, रेसिंग बाइक खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो 200, 500, 1000, 2000 वाला शैम्पू खरीदते हैं, क्रीम खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो लाइफ बॉय की 10 रुपये वाली, 5 रुपये वाली चक्की खरीदते हैं। और ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है, और गरीब और अमीर के बीच का अंतर जब बढ़ता है किसी समाज में, तो समाजशास्त्री कहते हैं वहाँ पे अपराध बढ़ता है। तो अगर वापस आए कार के माहौल में, तो इस देश की कार इंडस्ट्री का जो हाल होने वाला है वो यही होने वाला है। और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जो के शेप रिकवरी है हमारी अर्थव्यवस्था की, इसके कारण ये विभेद आ रहा है। यानी सरकार की नीतियां अमीर को और अमीर बनाने वाली हैं, गरीब को और गरीब बनाने वाली हैं। और अर्थशास्त्र का जो फिनोमिना है, इस गरीब को और गरीब होने से अगर सरकार नहीं बचाएगी, तो ये जो अमीर मार्केट है यही चलता रह जाएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े महंगे महंगे सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, वो गरीबों के लिए कुछ बनाएंगी नहीं, और वो मुनाफा भी वो अमीरों से वसूलेंगी, और अमीरों के पास पैसे की कमी नहीं है। यानी पूरे बाजार की प्रायोरिटी अमीरी हो जाएगी। जो भी हो, अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय पे, गूढ़ विषय पे एक सरल वीडियो बनाने की कोशिश की है। आपको सरलता से समझ में आ गया हो तो दोस्तों की भी समझने में मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।